गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आए जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप अपने घर में सेफ होंगे। आपकी से मेरी पहली लाइव, अच्छा आपकी क्लास मेरी पहली लाइव क्लास है। ओके, इतने दिन कहाँ थे आप? हैं? ओके, गुड इवनिंग। तो ये क्लास मुझे लगता है जीएस स्पेशल 9 और साइंस स्पेशल 8 में चल रही है। ओके, चलिए बच्चों जल्दी से बताएं तो कैसे हैं आप सब लोग। फिर स्टार्ट करें हम हमारी आज संडे है। मैंने आज क्लास इसलिए लगवाई है क्योंकि कल मेरी एक क्लास कैंसिल हो गई थी और मुझे अच्छे से पता है जब क्लास कैंसिल होती है तो बच्चे कैसे गुस्सा करते हैं मेरे पे। कल इसलिए कैंसिल हो गई थी, एक्चुअली मैंने परसों रात तक क्लास ली थी। कल एकदम गला दिन में पूरा चौक पड़ा था, गले से आवाज नहीं निकल रही थी, तो कैसे क्लास ले लेते। आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो क्लास मैंने कल कैंसिल की थी वही क्लास मैंने आज करवा ली है, क्योंकि आप बच्चों का नुकसान हो वो हमसे देखा नहीं जाता। हमारे लिए सबसे पहले आप स्टूडेंट हैं, आप लोग हमारी फैमिली हैं, टाइम्स फैमिली के मेंबर हैं आप। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने आके संडे के दिन भी चलो कल मैम आपने क्लास नहीं ली, इसलिए सोनू जी मैं आज आपके सामने आ गई। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाना है, बस आज एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म है अपना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर। जल्दी से लिखेंगे अपने कॉपी में। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैम ने कितना कुछ पढ़ाया, तो 3-4 क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे जिद होनी चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2D डायमेंशन में कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 3D डायमेंशन में कैसे लिखते हैं, SPDF क्या होता है, KLMN क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि नोबल गैसेस की फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ये सब कुछ हो चुका है, ये सब कुछ मैंने करवा दिया है, इतना आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एक्सेप्शन बनते हैं, फिर स्टेबिलिटी का रूल बताया था कि कौन सा शेल कंप्लीट फील होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर हाफ वाला होगा, फिर अनकंप्लीट होगा। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब सुनो, अब हम पढ़ते हैं यहां पर। अब हमें थोड़ी सी बातें करनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, फिर आइसोटोप, आइसोटोन एंड आइसोबार, फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरी साइड से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो। कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन, प्लीज बताइए मुझे, कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं रोहित आपने? चलिए, तो अब स्टार्ट करें एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आप बताओगे एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनमें से सबसे पहला लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन। एक नंबर पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से अपने कॉपी में लिखो इलेक्ट्रॉन। यहीं पे छोड़ी थी हमने लास्ट क्लास, तो यहीं से पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो आप सब जानते होंगे इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। किसका? एटम का। बहुत बार बता चुकी हूँ, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। सबसे पहले चैप्टर ही यहीं से स्टार्ट किया था। देन मैंने बताया था प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल सस्टेन करते हैं जिनको हम क्वार्क बोलते हैं। जब ये क्वार्क आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। क्या बोल रहे हैं मैम? लास्ट क्लास में वॉल्यूम चली गई थी। हाँ कोई बात नहीं, वहीं से स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, -19 कूलाम। अब आपसे पूछे चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये जो कूलाम होता है यही आपका चार्ज का एसआई यूनिट होता है। ये हालांकि आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, कोई बार बार पढ़ने की और कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं है पढ़ने का, क्वेश्चन आए भी ना यहाँ से, क्योंकि सब जानते हैं चार्ज का
ठीक है, हाँ मैंने बताया था क्वार्क की खोज जेलमैन ने की थी। आप बार बार क्यों बोल रहे हैं ऐसे बात, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो इतना। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? नेगेटिव चार्ज। तो इसकी खोज कौन से साइंटिस्ट ने की थी? कहने का मतलब है वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होगा। ये कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? तो आप लिखेंगे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ, या नेगेटिव चार्ज लिखो ज्यादा अच्छा होगा, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन was discovered by मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहां पर। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट? तो लिखेंगे बाय परफॉर्मिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जो मिलिकन नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने तेल बूंद प्रयोग द्वारा इस चार्ज की खोज की कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे पहले मिलिकन ने बताया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया? तो आप लिखेंगे तेल बूंद प्रयोग, तेल बूंद अनुप्रयोग लिख लो या प्रयोग लिख लो। इसके द्वारा पता लगाया गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब पूछे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आपका चार्ज होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चा? कूलाम होती है। नेक्स्ट की इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बताया किसने था? ठीक है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसने बताया था? वो मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने, मिलिकन नाम के वैज्ञानिक ने बताया। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तेल की बूंदों वाला प्रयोग, या लिख लो तेल बूंद अनुप्रयोग, या लिख लो तेल बूंद अनुप्रयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो हो गई चार्ज की बात। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। आपसे पूछ लें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है? स्कूल में याद किया है ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान किस में लिखते हैं? तो किलोग्राम में लिखते हैं। ये सब तो फिजिक्स में पढ़ रखा होगा ना, छोटी मोटी बातें। अब मैं एक बात बता दूं, केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान एक ही होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान, कभी आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिखना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब देखो बच्चा, ये क्या है ऊपर वाला? थोड़ा सा इसको नीचे लाओ, फिर हम आपको एक बात बताते हैं। ये क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आवेश है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। जब इन दोनों वैल्यू का आप रेशियो निकालते हो, किसका? चार्ज अपॉन मास। चार्ज और बटे में आप द्रव्यमान लिखते हो, तो जो रेशियो निकलता है वो कितना होता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि जो चार्ज अपॉन मास की वैल्यू कितनी होती है? चार्ज अपॉन मास की वैल्यू आप लिखो चार्ज को लिखेंगे आवेश और नीचे लिखो आप मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। जब इन दोनों वैल्यू को आप रखोगे तो कितना आएगा? यही एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, ये लाइव क्लास चल रही है, बिल्कुल। कहने का मतलब इन दोनों वैल्यू को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? दोनों वैल्यू को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -1.76 इंटू 10⁸ ग्राम पर कूलाम। मैंने यहां पे ग्राम में लिखा है, याद रखना ये ग्राम में लिखा है, ठीक है। चलो, तो आप याद रखेंगे बच्चा कि जब आप चार्ज अपॉन मास वैल्यू, मतलब इन दोनों को डिवाइड करते हो तो कितना वैल्यू आता है? तो आप लिखेंगे -1.76 इंटू 10⁸ ग्राम पर कूलाम लिखा है। यहां किलोग्राम में था, यहां ग्राम में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जा सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो निकालते हैं तो वो कितना आना चाहिए, कितना, जब उसके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, -1.76 × 10⁸ ग्राम पर कूलम। मैम कौन सा टॉपिक है? क्या आप पहली बार आए हैं मेरी क्लास में? क्या आप पहली बार आए हैं इस क्लास में? बच्चा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है जिसमें मैंने बहुत सारी बातें पढ़ा चुकी हूँ। यस सिंतु कुमार, दिस इज लाइव क्लास। ओके, चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात आती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। अगर आपसे पूछे कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, तो जरा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने किसकी खोज की थी? आप बताओगे इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता? माइनस, नेगेटिव चार्ज। वो किसने बताया? मिलिकन ने। दोनों बातें अलग अलग हैं। खोज का मतलब है कि भाई एक पार्टिकल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो सारा दिन बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर चक्कर काटता रहता है, है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि ये इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कहां होते हैं, अगर मैं बात करूं कि ये इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कहां होते हैं, तो ये एटम का सेंटर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ये एटम का न्यूक्लियस, जिसको आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स या नाभिक। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं बच्चा? ऑर्बिट होते हैं। मैंने पढ़ाया था। ऑर्बिट होते हैं, कक्ष होते हैं। इनको आप ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और आप इनको शेल, और शेल का मतलब भी कक्ष होता है। इनको आप ऑर्बिट या शेल बोलिए। तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दो तरीके से होते हैं। या तो होगा इलेक्ट्रॉन इनर वाले ऑर्बिट में, आंतरिक कक्ष में या आंतरिक शेल में, या होगा आउटर वाले में। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है, तो दो तरीके से होती है। या तो वो इनर सेल्स में होगा या वो आउटर सेल में होगा, या तो वो आंतरिक कक्ष में होगा या वो बाह्य कक्ष में होगा। और ये जो आपका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस सेल को, या आप ऐसा लिख लो, ये जो बाहरी ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट लिखो, आउटर ऑर्बिट, बाहरी कक्षक, इसको कहा जाता है वैलेंस, स्पेलिंग सही क्या नाम? वैलेंस शेल। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी एटम की सबसे बाहरी कक्षा जो होती है उसको आप वैलेंस शेल या संयोजी कक्षा का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? या संयोजी कक्षा का नाम देते हैं। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, या तो उनकी आंतरिक कक्षा में होंगे या आउटर सेल में होंगे। और किसी भी एटम का आउटर ऑर्बिट, या आप लिख सकते हो आउटर शेल, बाह्य कक्ष, वो कहलाता है वैलेंस शेल, संयोजी कक्षा। और इस वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हिंदी में क्या बोलेंगे हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन। हिंदी में नाम बोलेंगे इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ध्यान से सुनो। ये मैं क्यों बता रही हूँ? यहां से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रही हूँ। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है, उसका मास इतना होता है, और वो एक एटम के अंदर कहाँ होते हैं? तो जो परमाणु होता है उसके चारों तरफ जो वृत्ताकार, जो राउंड गोल चक्कर पाए जाते हैं, उनको हम शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। इन्हीं ऑर्बिट या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं शेल या ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो शेल होते हैं, इनमें सबसे आउटर वाला जो शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसको हम संयोजी कक्षा बोलते हैं। और उसी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चा, ये पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में। ये किस में पार्ट लेते हैं? केमिकल रिएक्शन में। या मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो ये पार्ट लेते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने में।
क्या करने में? केमिकल बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, रासायनिक बंध बनाने में काम आते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई केमिकल बॉन्ड बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, तो आप याद रखेंगे जो सबसे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है और जिनको हम नाम क्या देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा कि किसी भी एटम की सबसे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस में, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, और या आप बोल सकते हो कि वही आपके इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने में काम आते हैं, रासायनिक बंध बनाने में काम आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसी भी एटम का केमिकल बिहेवियर, किसी भी एटम का केमिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार, कहने का मतलब वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो सब किस पे डिपेंड करता है? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे या आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो आप नोट बनाकर लिखना, केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार उसके सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। जो किसी भी एटम का जो केमिकल बिहेवियर होगा, लिख लो इसको नोट बनाकर अपने कॉपी में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केमिकल बिहेवियर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल पे डिपेंड करेगा? आप बताओगे इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कौन से होने चाहिए? आप बताओगे आउटर शेल वाले। तो लिख लेना केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम depends on valence electron। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। ये एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कभी कभी देगा लिख देगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है या फिर कोई भी एटम है, उसका केमिकल बिहेवियर है वो प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा या न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा या इलेक्ट्रॉन पे। तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इस इलेक्ट्रॉन की। इस इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूल नेचर में पाया जाता है। कभी आपने सुना है? इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दोहरी प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है। अब दोहरी प्रकृति का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिकल और वेव दोनों की फॉर्म में पाए जाते हों। ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिकल का मतलब होता है कण, और वेव का मतलब होता है तरंग, दोनों की प्रकृति रखते हो उसको ड्यूल नेचर बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? भाई ये थ्योरी है, ये मैं एनसीईआरटी करवा रही हूँ आपको, मोटा मोटा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो। अब एग्जाम में ऐसा तो पूछेगा नहीं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है जो ड्यूल नेचर में पाया जाता है, जिसकी दोहरी प्रकृति होती है। अब आपको सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए कि ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है। आप बताओगे ऐसा कोई भी सब्सटेंस या एटम का पार्ट जो पार्टिकल, जो कण और वेव, तरंग दोनों फॉर्म में पाया जाता हो। अब ये जो ड्यूल नेचर है ना, इसके होने के लिए आपके पास दो कंडीशन होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस ड्यूल नेचर में कब होता है? जब वो दो कंडीशन फॉलो करे। यहां पर कंडीशन क्या है? देखना यहां पर कंडीशन क्या है। सबसे पहला, उस सब्सटेंस का मास बहुत कम होना चाहिए। मास बहुत कम होना चाहिए मतलब बहुत ही ना के बराबर, बहुत कम मास होना चाहिए। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था। कितना मास था इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास था मैम, यहां पर ये रहा, देखो कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ये रहा बच्चा 9.1 इंटू 10 की पावर -31। आप सब जानते हैं, इतनी बात तो जानते होंगे कि -31 कितना कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहली कंडीशन को तो आपके इलेक्ट्रॉन ने फॉलो कर लिया। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूल नेचर का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है वो दोहरी प्रकृति कहलाती है। लेकिन किसी भी सब्सटेंस का ड्यूल नेचर होने के लिए दो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली मास का
मतलब है उसका मास बहुत कम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन का मास है वो आप पता ही है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम है, बहुत कम है, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन होती है कि उस सब्सटेंस की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी, उसका वेग जीरो नहीं होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन आउटर सेल में क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, और जब भी कोई पार्टिकल घूमता है तो इसका मतलब उसका वेग तो जीरो नहीं है। पढ़ा है ना फिजिक्स में, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ही होगी। तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे झूमता रहता है, घूमता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे झूमता रहता है। कहने का मतलब है कि उसका वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस ड्यूल नेचर का तभी होगा जब वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी? पहली, उस सब्सटेंस का मास बहुत कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। दूसरा, इसका वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे झूमते रहते हैं, इन आउटर्स आपकी ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर चक्कर काटते रहते हैं, तो बड़ी कॉमन सी बात है इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। इसलिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा ड्यूल नेचर का होता है। वो पार्टिकल की फॉर्म में भी रह सकता है और वो वेव की फॉर्म में भी रह सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका जो ड्यूल नेचर है वो कौन कौन से ड्यूल नेचर में पाया जाएगा? वो पार्टिकल की फॉर्म में भी होएगा और वो वेव की फॉर्म में भी होगा। मैम वेलोसिटी का मतलब क्या है? अरे वेलोसिटी का मतलब यहां पर हो गया कि उस पार्टिकल की कुछ ना कुछ उसका मोशन होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ गति होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की तो गति होती है, इलेक्ट्रॉन में मोशन होता है, इसलिए तो हमने क्या बोल दिया, इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो आपका इलेक्ट्रॉन किस प्रकृति का हो गया? ड्यूल नेचर का हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव में होती है या नेगेटिव में? भाई मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई भी एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो हमेशा याद रखना कि ये एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, वो ऋणात्मक होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर काट रहा है या रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अब आप सोच रहे होंगे मैम नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है? नेगेटिव एनर्जी का मतलब है इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो ये मान लो यहां पर है ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर है ना, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की हमेशा ऊर्जा कुछ नहीं, आप इतना याद रख लो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर घूमता है तो उसकी एनर्जी हमेशा ऋणात्मक होती है, उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। और नेगेटिव एनर्जी का मतलब है अगर इसे इतनी एनर्जी दे दी तो वो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में चला जाएगा, इतनी एनर्जी लेकर वो यहां पर चला जाएगा, एक कक्ष से दूसरी कक्ष में चला जाएगा। तो याद रखो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है। ये सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, शून्य होगी, बहुत अधिक होगी, बहुत कम होगी, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर, उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है, और नेगेटिव का मतलब है अगर उसे इतनी एनर्जी मिल गई तो वो क्या कर लेगा, एक दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, इसके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। इसके क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। तो लिखेंगे एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी, इलेक्ट्रॉन का एंटी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो इसका अगर चार्ज का रिवर्स हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल कौन से होंगे इलेक्ट्रॉन के? देखो बच्चा, आप यहां पर एंटी पार्टिकल्स की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा किसी भी सब्सटेंस का जो एंटी पार्टिकल होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है। मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m1, और हम यहां पर इलेक्ट्रॉन का भी मास है, अभी लिखवाया था, इसका मास मान लो m2 है। तो कोई भी सब्सटेंस है उसका एंटी पार्टिकल, उसका प्रतिकण होगा, उन दोनों का मास इक्वल होगा, उनका मास हमेशा बराबर होगा। नेक्स्ट, उन दोनों का चार्ज भी बराबर होगा।
इसका एंटी पार्टिकल का जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का होगा, इनका चार्ज हमेशा इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे जो भी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा, कुछ भी नाम अभी बताएंगे उसका नाम क्या होता है, उसका मास, उसका द्रव्यमान भी बराबर होगा। कहने का मतलब कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है उसका मास कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना उसका एंटी पार्टिकल का होता है। फिर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल का चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू उतनी होगी जितनी इलेक्ट्रॉन की होगी, लेकिन बच्चा इनका जो चार्ज है उसका चार्ज तो इक्वल होगा, चार्ज तो इक्वल होगा, लेकिन जो साइन होगा वो हमेशा उल्टा हो जाता है। चार्ज का जो साइन होता है ना वो हमेशा उल्टा हो जाता है। ठीक है, चार्ज का जो बट साइन इज डिफरेंट लिख लीजिएगा, लेकिन इन चार्ज का जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा, साइन इज डिफरेंट। आवेश का जो चिन्ह होगा वो अलग अलग होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो अब इस इलेक्ट्रॉन का जस्ट ऑपोजिट कर लो, मतलब कैसा चार्ज वाला, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कहलाते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहलाते हैं, पॉजिट्रॉन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, तो अब लिख लेना। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है मैम, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। बेवकूफों, अभी तो बताया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, आप तो सिर्फ ये सुन लो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या कहलाता है, पॉजिट्रॉन कहलाता है। या पूछे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होता है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होता है, पॉजिट्रॉन। फिर पूछे पॉजिट्रॉन का मास द्रव्यमान कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, ऊपर लिखवा चुकी हूं। ठीक है, फिर पूछे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जितना वैल्यू पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जितना चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन पूछे पॉजिट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तब आप क्या बताएंगे, पॉजिटिव होगा। और इन पॉजिट्रॉन के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एग्जाम में पूछे। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, लेकिन पूछे कि इन पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो आप बताएंगे एंडरसन। एंडरसन नाम के साइंटिस्ट ने इनकी खोज की है। तो लिख लीजिएगा, पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। ठीक है, एम लिखेंगे बच्चा, एम, आशीष कुमार एम लिखेंगे यहां पर। ठीक है, चलो अब बात करें। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉन के बारे में, और क्या पढ़ सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो बच्चा, ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल्स की, किसने खोज की, मास की, अगर चार्ज अपॉन मास रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, ये सब बात होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर काटते रहते हैं, ऑर्बिट्स में। सबसे आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वही क्या करते हैं, हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं या केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो यहां पर कोई भी एक एटम का न्यूक्लियस है और उसके बाहर ऐसे ऑर्बिट बनी हुई है। मान लो ये वाला जो ऑर्बिट है, ये वाला जो कक्ष है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका नॉर्मल स्टेट लेवल कहलाता है, वो उसका नॉर्मल स्टेट लेवल कहलाता है। क्वेश्चन लिखवा दीजिए, क्वेश्चन आप अपने आप बना सकते हैं। ये इस इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल स्टेट है ना, सामान्य अवस्था है, या हम इसको बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट में है। अभी ये इलेक्ट्रॉन अपने कौन से स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस ऊपर वाले ऑर्बिट में भेजना है। मैंने क्या बोला कि मान लो कोई भी एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष के अंदर पाया जाता है वो उसका नॉर्मल स्टेट कहलाता है, या नॉर्मल स्टेट ऑर्बिट कहलाता है, या ग्राउंड स्टेट कहलाता है, सामान्य अवस्था वाला कहलाता है। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे दो। मैंने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे दी, इसको ऊर्जा दे दी। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी को गेन करके अपने से ऊपर वाले स्टेट में चला जाता है, अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। और ये जो ऊपर वाला स्टेट होता है इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे हम एक्साइटेड
इलेक्ट्रॉन जब ये ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा तो ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कैसा इलेक्ट्रॉन? उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या समझा रही हूँ? को समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है भाई, कोई भी एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर आप इन इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में पाया जाएगा एनर्जी लेने से पहले, जिस स्टेट में, जिस अवस्था में होगा, वो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर से एनर्जी दी तो एक ऊपर वाले ऑर्बिट में, ऊपर वाले कक्ष में चला जाएगा। जैसे ही ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो यहां तो वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहां वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको क्या करना है? ठीक है, अब इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को वापस आपको कहां लेकर आना है? इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को वापस ग्राउंड स्टेट लेवल के अंदर लाना है। तो जितनी एनर्जी आपने इसको दी उतनी एनर्जी आपको इससे क्या करवानी होगी? रिलीज करवानी होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी रिलीज करेगा और रिलीज करके जब यहां पर वापस आएगा इस ग्राउंड स्टेट लेवल में, तो जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी कौन सी रेज के फॉर्म में निकलती है? वो गामा रेज की फॉर्म में निकलती है, या आप लिख सकते हो फोटोन की फॉर्म में निकलती है। और यही आपके एनडीए सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। यही आपके एनडीए सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनो कैसे क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन किस नॉर्मल कंडीशन में कौन से स्टेट में होते हैं? आप बताओगे ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ग्राउंड स्टेट से आपको एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी या उससे लेनी पड़ेगी? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर वो कौन सी स्टेट में चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। फिर वो एक्साइटेड स्टेट से अगर वो वापस ग्राउंड में आता है तो इसके पास एनर्जी क्या होगी बच्चा? इससे हमें एनर्जी जितनी दी थी उतनी वापस लेनी पड़ेगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम एक्साइटेड स्टेट में है तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है? भाई इसके पास खूब एनर्जी एक्साइटेड स्टेट लेवल में क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी का मान ज्यादा है तो उसके पास एनर्जी का लेवल कम होगा, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होता है। जो स्थिरता होती है वो ऊर्जा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो स्थिरता होती है वो ऊर्जा की हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है तो बड़ी कॉमन सी बात है, वो स्टेबल क्या है? कम। अगर स्टेबल ज्यादा करना है तो एनर्जी कम करनी पड़ेगी। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन था क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी थी जितनी एनर्जी को काम में लेकर वो एक सर्कुलर पाथ में ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी थी जितनी एनर्जी को काम में लेकर वो इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा था। आपने क्या किया? इसको एनर्जी दी। जैसे एनर्जी दी, एनर्जी गेन करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट में गया, इसके पास एनर्जी का लेवल क्या है? ज्यादा। जब एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। अगर इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना है, इसे स्थायी होना है, तो जितनी एनर्जी दी थी उतनी एनर्जी से रिलीज करनी पड़ेगी। और जितनी एनर्जी रिलीज करेगा तो वो किसकी फॉर्म में करता है? वो या तो गामा रेज या फोटॉन्स की फॉर्म में करता है। ये लो, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ऐसे के ऐसे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होना चाहते हैं तो उनके पास एनर्जी लेवल कम होना चाहिए या ज्यादा? तो भाई स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबल कम। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट में आना चाहता है तो वह एनर्जी क्या करेगा? मुक्त करेगा। और किसकी फॉर्म में? गामा रेज या फोटोन की फॉर्म में। गामा रेज या फोटोन की फॉर्म में। ये एग्जाम में इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? उसका मास क्या होता है? उसका चार्ज क्या होता है? चार्ज का साइन क्या होगा? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी। फिर पूछेगा इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटता रहता है तो किसके अंदर चक्कर काटता है? ऑर्बिट्स के अंदर। और ऑर्बिट्स एक ग्राउंड लेवल वाला होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक्साइटेड स्टेट में जाएगा एनर्जी गेन करके। ठीक है, ये आप बात याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको इतने सारे पॉइंट इलेक्ट्रॉन के बारे में याद रखने थे। इससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ याद नहीं करना है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम प्रोटॉन पे। अब हम बात करेंगे बच्चा प्रोटॉन की।
चलो तो नेक्स्ट लिखो प्रोटॉन। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है और प्रोटॉन के चार्ज का वैल्यू कितना होता है। तो सबसे पहला लिखेंगे प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का आवेश, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही होता है, बस साइन क्या हो जाएगा, वहां नेगेटिव था यहां पॉजिटिव। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, कितना, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चा, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन यहां पर बस कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर हम इसके मास की बात करते हैं, द्रव्यमान या भार, मैंने बोला है केमिस्ट्री में द्रव्यमान या भार क्या होगा, एक ही बात होगी। तो इसका मास कितना होता है, प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। कितना, 1.672 इंटू 10 की पावर -17 किलोग्राम, -27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। किसका, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम, किसकी, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉन में लिखा वैल्यू कि इन दोनों का रेशियो कितना निकलेगा, अब इन दोनों वैल्यू का जब आप अनुपात निकालेंगे, मतलब कहने का मतलब है जब आप चार्ज अपॉन मास करेंगे, जब आप आवेश और आवेश के नीचे क्या आएगा, द्रव्यमान करेंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब होता है बच्चा, यहां पर कहने का अब अनीश कुमार बोल रहे हैं मैम पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है, चार्ज का, मास का डिफरेंस है। चार्ज सेम हुआ, चार्ज का साइन सेम हुआ है, लेकिन चार्ज की वैल्यू तो सेम नहीं हुई है ना यहाँ पे। ठीक है, मास सेम थोड़ी ना है। अरे भाई तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं प्रियंक तोमर। ठीक है, तो ये निकलेगा बच्चा 9.58 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको ग्राम में लिखा ना, ग्राम पर कूलम। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला था, ये क्या है मैम, इन दोनों का रेशियो है बच्चा, दोनों वैल्यू का रेशियो है। अब बात करते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की। तो आप लिखेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की खोज की। लेकिन ये जो प्रोटॉन टर्म है, ये जो नाम है, वो किसने दिया था। हाँ जी बताओ, किसने दिया था, ये तो सबको पता है, किसने दिया था, ये दिया था रदरफोर्ड ने। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। याद किया था ना स्कूल में, ईंट पर नाच, है ना, गलत होता है वो, पी से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की थी, नाम दिया था प्रोटॉन। ठीक है, अब नाम रखने वाला थोड़ी ना बाप बन जाएगा, है ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या बात करेंगे। अब आप मुझे बताओगे कि क्या प्रोटॉन ड्यूल नेचर में सस्टेन कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या प्रोटॉन ड्यूल नेचर में सस्टेन कर सकता है। ड्यूल नेचर का मतलब है जो प्रोटॉन है, क्या वो पार्टिकल और वेव की फॉर्म में रह सकता है। देखो, आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले क्या प्रोटॉन ड्यूल नेचर में रह सकता है, क्या प्रोटॉन दोहरी प्रकृति में रह सकता है, आप क्या बोलोगे, नो, नहीं रह सकता। क्यों, क्योंकि दोहरी प्रकृति होने के लिए एक तो मास चाहिए, मास है प्रोटॉन के पास, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरा उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, न्यूट्रॉन के साथ बंधा हुआ होता है, बेहोश होता है एक तरीके का। ठीक है, जब ये बेहोश है तो इसके पास वेलोसिटी वेग 0 ही होगा। और हमें यहाँ पर कंडीशन क्या चाहिए कि वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रोटॉन बेहोश होता है, उसकी वेलोसिटी, उसका वेग क्या होता है, 0, इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो याद रखिएगा प्रोटॉन हमेशा सिर्फ पार्टिकल की फॉर्म में होगा, सिर्फ पार्टिकल की फॉर्म में होगा, वो वेव की फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसका कोई भी वेलोसिटी, कोई भी वेग नहीं होता। ये आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले तो। ठीक है, नो, बिल्कुल सही बोला आपने बिल्कुल सही बोला, जिसने भी बोला है बिल्कुल सही बोला। चलो अब बात करते हैं तीसरे पार्टिकल। तीसरा पार्टिकल आएगा बच्चा हमारा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीसरा आएगा न्यूट्रॉन। अब बात करेंगे हम न्यूट्रॉन की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज 0,
कोई आवेश नहीं होता। उदासीन होता है ये न्यूट्रल होता है। अब भाई न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, पर मास तो होगा ना। यस, मास होता है इसका द्रव्यमान बिल्कुल होगा बच्चा। और इसका मास कितना होता है तो लिख लीजिएगा 1.674 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस आता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है बस, बाकी सेम होगा। बाकी क्या होगा? सेम होगा बच्चा। अब हम ये वाली वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि चार्ज का हमारे पास कोई है ही नहीं, चार्ज का हमारे पास कोई है ही नहीं वैल्यू, तो ये निकलेगी नहीं। अब बात करते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने खोज की थी? जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है आपका कभी कभी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप बता दोगे जेम्स चैडविक ने खोज की। अब बच्चों, अब आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे ज्यादा मास किसका होगा। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास पूछा जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मास प्रोटॉन का होगा, न्यूट्रॉन का होगा या इलेक्ट्रॉन का। चार्ज की बात नहीं होती, सिर्फ मास की बात होती है। देखो, सबसे पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हमने लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन का हम यहां लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। यहां पर -31 है, यहां पर -27 है, यहां पर -27 है। बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा या सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा? सबसे छोटे की बात कर लो आप, बड़ा तो दोनों है ना, कोई ना। सबसे छोटा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम मास की बात करते हैं तो सबसे कम मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन तो हट ही गया, रेस से बाहर हो गया, इलेक्ट्रॉन का तो सबसे कम होगा। लिख लिया, क्योंकि सबसे कम वैल्यू कौन सी है? -31 होती है भाई। -27 -31 में सबसे कम कौन सा होगा? -31 ही होगा। अब इन दोनों में आओ, इन दोनों में आओगे तो देखो इनकी पावर सेम है, -27 -27, 1.67 कॉमन है। 10 की पावर -27, 10 की पावर -27 कॉमन है। लेकिन यहां पर 2 है, यहां पर 4 है। भाई बताओ 2 बड़ा होगा या 4? 4 बड़ा होगा सबसे बात। तो आप जरा लिख दो मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? लिख दो इन तीनों में से, मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास लिखेंगे, द्रव्यमान बढ़ते क्रम में, द्रव्यमान बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? न्यूट्रॉन का। सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का। उसके बाद किसका होना चाहिए? प्रोटॉन का। और उसके बाद किसका होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर आशीष, राज, विवेक सबने सही आंसर दिए हैं। तो अब आपसे पूछ ले कि एटम का सबसे भारी सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा होगा? ये सबसे भारी होगा, ये हैवीएस्ट होगा, सबसे हैवी होगा, सबसे भारी है क्योंकि आपका मास क्या है? ज्यादा। और ये क्या होगा? सबसे हल्का होगा। ये क्या होगा? सबसे हल्का, लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल होगा ये। ठीक है, ये बात लिख ली। ये सब नोट बना कर पॉइंट लिखते जाना। ये एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग नहीं आता है कुछ भी। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा कि अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालें। मास ऑफ प्रोटॉन, देखो मास प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का कितना गुना होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला इक्वेशन लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। 1837 टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, एक बार फिर सुनो। मास ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 होता है। अब अगर मैं आपसे इससे उल्टा पूछ लूं, 1840 नहीं होगा बच्चा, 1837 होगा, 1837 होगा। अब अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का कितना गुना होगा,
तो यहां पर क्या लग जाएगा, 1 अपॉन आ जाएगा बच्चा, 1 अपॉन आ जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। अगर प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो 1837, अगर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का पूछेंगे तो आप क्या बता देंगे बच्चा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 अपॉन 1837 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बस प्लीज। नेक्स्ट आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है, तो आप बताओगे 1839 टाइम्स होता है। ठीक है, 1839 कहने का मतलब है कॉपी में क्या लिखोगे, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स होता है और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1839 होता है। लेकिन जस्ट ऑपोजिट पूछे, इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन का कितना टाइम्स होगा, 1 अपॉन 1839 बन जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 1839 बन जाएगा। अलग अलग बातें हैं, ये अलग अलग बातें हैं सारी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पूछे सबसे ज्यादा मास किसका होगा, सबसे भारी कौन सा होगा, न्यूट्रॉन, सबसे हल्का कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो दोनों इक्वेशन ध्यान से नोट करना, दोनों इक्वेशन ध्यान से नोट करना। ये हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हितेश आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ो जो लिखवाया है, बस आपको कंफ्यूजन होगी नहीं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब हम बात करेंगे बच्चा 3 बातों के बारे में। देखो, एक टर्म आता है केमिस्ट्री में आइसोटोप, एक टर्म आता है आइसोटोप जिसको हम बोलते हैं समस्थानिक। सबसे पहली बात तो आइसोटोप किसके होते हैं, सेम एटम के होते हैं, सेम एटम के होते हैं। अब मैंने आपको 2 वैल्यू बताई थी, क्या क्या, एक नाम लिखाया था मैंने एटॉमिक नंबर जिसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, पढ़ाया था परमाणु क्रमांक, याद करो। एटॉमिक नंबर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। क्या होता है एटॉमिक नंबर, बताना जरा। हाँ, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर वो एटम न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, पढ़ाया था ना ये बात। दूसरा बताया था एटॉमिक मास जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान किससे डिनोट करते हैं, A से। और क्या बताया था, P+N। सारी बातें याद होनी चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगी। अब आओ, व्हाट इज आइसोटोप। कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, कोई भी एटम परमाणु है, ऐसा एटम जिसके एटॉमिक नंबर, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, भाई एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम होंगे। जैसे एलिमेंट एक ही होगा, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, कार्बन है तो कार्बन। अरे लिख लो यार, तुम कंफ्यूज ना हो। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट एक ही होगा बच्चा, उसके एटम अलग अलग होंगे, बात याद रखना। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु। अब ध्यान से सुनो क्या होगा उसमें परमाणु में, ऐसे पूरा स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके अलग अलग एटम बनेंगे, अलग अलग परमाणु बनेंगे। अब उस एटम में क्या डिफरेंट होगा, उनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा बच्चा, सेम होगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा, एक जैसा। लेकिन जो परमाणु भार है, परमाणु भार है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा उनका, एटॉमिक मास। क्या डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास, जिसको बोलेंगे हम परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, एक ही तत्व है, उसके अलग अलग एटम बने, अलग अलग परमाणु बने, लेकिन उन एटम के एटॉमिक नंबर तो सेम है, एक जैसे हैं सबके, चाहे 2 4 हो, सबका एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा, लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होगा, उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं वो आइसोटोप, वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो आइसोटोप समस्थानिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है,
इस एलिमेंट के 3 आइसोटॉप होते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है और इसके कितने आइसोटॉप होते हैं? 3 होते हैं। 3 आइसोटॉप, 3 समस्थानिक होते हैं। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। अब सुनो, इसके 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या कौन कौन सी वैल्यू सेम होगी वो भी सुनो। हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे पूरा। देखो, एक होता है 1H1, इसको बोलते हैं हम प्रोटियम। प्रोटियम सेम नाम हिंदी में होगा, इसको प्रोटियम बोलते हैं। दूसरा होता है 1H2, इसको लिखा जाता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। तीसरा लिखा जाता है बच्चों 1H3। बिल्कुल सही बोला आपने राज चौधरी, सेम एटम नंबर नहीं होगा, एटॉमिक नंबर बच्चा, ठीक है। तीसरे को बोलेंगे हम ट्रीटियम। ट्रीटियम। और ये होता है रेडियो एक्टिव। आगे पढ़ाएंगे हम आपको रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप थे, तीनों के नाम दे दिए मैंने। अब हम देखेंगे कि इसमें वैल्यू कौन कौन सी एक जैसी होगी, वैल्यू देखेंगे इनकी। देखो, सबसे पहला अगर आपसे मैं पूछूं कि इनमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है इन तीनों में, प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है भाई। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, पता ही है। तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 1, क्योंकि इसका एटॉमिक क्या नंबर क्या है? 1। यहां पर भी 1 प्रोटॉन, यहां पर भी 1 प्रोटॉन, यहां पर भी 1 प्रोटॉन। भाई किसी भी एटम के पैरों में क्या होता है? उसका Z होता है। और Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। सर पे क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे लिखते हैं? A से लिखते हैं। तो जिनका A अलग अलग हो, इसका A 1 है, इसका A 2 है, इसका A 3 है, तो ये क्या है? आइसोटॉप है। अब दूसरा बताओ, इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सबका सेम है, 1 1 1। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है इनमें? सबसे पहले देखोगे ये एटम के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है। जब चार्ज नहीं होता, कोई भी एटम उदासीन होता है, तो मैम ने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 1 1। अब हम निकालेंगे यहां से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे निकलेगा? यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो जरा बताओ इलेक्ट्रॉन कितने? 1 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी K शेल में आएगा, ये भी K में आएगा, ये भी K में आएगा, ये भी K में आएगा। नेक्स्ट, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 1 1। लेकिन इनमें संख्या किसकी बराबर नहीं होगी? इनमें संख्या न्यूट्रॉन की बराबर नहीं होगी। देखो बच्चा कैसे निकलेगा न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो इसमें कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। देखो यहां पर है ही नहीं। जितना एटम ना भाई, यहां पर एक ही प्रोटॉन था तो इसका Z भी 1 हो गया, A भी 1 हो गया। यहाँ 2 है, ऊपर वाले में से नीचे वाला वैल्यू घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। न्यूट्रॉन कितना? 1। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? अलग अलग। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आइसोटॉप होते हैं उनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती। यहां देखो न्यूट्रॉन क्या निकला? यहां पर न्यूट्रॉन है ही नहीं, यहां पर न्यूट्रॉन 1 है और यहां पर क्या है? 2। तो ये एटम्स क्या कहलाते हैं? ये आइसोटॉप कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी एक एलिमेंट, उसके अलग अलग एटम्स और उन एटम्स में उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो, तो वो आइसोटॉप कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और आइसोटॉप में देख लो, ये बाकी की सारी वैल्यू बराबर होगी। कौन कौन सी वैल्यू बराबर होगी? उनका Z भी बराबर होगा, मतलब एटॉमिक नंबर भी बराबर होगा। दूसरा, उनका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसा होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी एक जैसे होंगे, एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होगा, प्रोटॉन भी एक जैसा, प्रोटॉन का नंबर भी एक जैसा होगा। सिर्फ क्या नहीं होगा एक जैसा? तो आप क्या बताओगे? उनका न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। ठीक है, उनका न्यूट्रॉन अलग अलग। तो आप दो परिभाषा लिख लेना।
ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब बराबर होंगे, जब उनका न्यूट्रल होगा कोई भी एटम। बस ये लिख लो, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो या जिनके एटॉमिक मास अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप कहलाते हैं। ठीक है विनोद, आप प्लीज क्लास बैक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा लिखते हैं हम आइसोबार। दूसरी आती है एक डेफिनेशन आइसोबार। ये सब आगे काम आएंगे पीरियोडिक टेबल में। हाँ, एक लड़का कह रहे मैम कोई और एग्जाम्पल है क्या, कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन एक तो 12 लिखा जाता है, कार्बन 14 लिखा जाता है, ये रहा। यूरेनियम 235, 238, ये सब आइसोटॉप हैं, आगे पीरियोड टेबल में काम आएंगे, ये सब पढ़ाऊंगी, सारे एग्जाम्पल हैं। पोलोनियम के सबसे ज्यादा होते हैं आइसोटॉप, 27 होते हैं, सब पढ़ाऊंगी, डोंट वरी ना, अभी सिर्फ परिभाषा समझनी है। ओह ये क्या निकल गया, ये तो कोई बैच निकल गया, ज्वाइन कर लेना बैच, अच्छे टीचर हैं। चलो चले नेक्स्ट, अब लिखते हैं हम आइसोबार। आइसोबार को बोलते हैं हम समभारिक। समभारिक जस्ट ऑपोजिट उसका, जस्ट ऑपोजिट। देखो बच्चा, इस बार क्या होगा, इस बार एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट। इस बार एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग, लेकिन उनका परमाणु भार क्या होगा, सेम होगा। लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, सेम। लिखो, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा उनका, एक जैसा होगा, एक जैसा। तो वो क्या कहलाएंगे, वो आइसोबार कहलाते हैं। कैसे मैम, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आर्गन 18 और बताया था कि आर्गन का एटॉमिक मास कैसे निकलता है, याद है? एक सेकेंड रुकना है, बहुत जरूरी मैसेज आया। जैसे एक मिनट रुकना, एक सर का मैसेज आया। देखिए बच्चों, आर्गन का एक आइसोबार होता है जिसका एटॉमिक नंबर 40 होता है, और ऐसे ही आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40 होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने बोला कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग अलग। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18, कैल्शियम का क्या है, 20, लेकिन इनका एटॉमिक मास दोनों का क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आइसोबार कहलाएंगे, ये समभारिक कहलाएंगे। अब किस किस का वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगा, जल्दी बताओ, किस किस का वैल्यू यहाँ से इक्वल निकलेगा। अब हम जब निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का अलग अलग लिख दो, इसका भी अलग है, डिफरेंट है, इसका भी अलग है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास AM क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, दोनों का क्या है, 40-40। अब आपसे पूछे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकलेगी, जरा बताना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकलेगी। भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही तो उसका इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 18, यहाँ पर क्या है, 20, बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है प्रोटॉन की संख्या, चार्ज है नहीं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन, तो यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 20। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, बड़े वाले से छोटा वाला घटाना, 18 में से यहाँ से 22 निकलेंगे, यहाँ से क्या निकलेंगे, 20 निकलेंगे। इनमें कुछ भी सेम नहीं होगा, सिर्फ एक चीज सेम होगी, और वो क्या होगा, एटॉमिक मास, वो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। बच्चा, आर्गन का एटॉमिक मास 36 होता है, लेकिन एक आर्गन आइसोबार की फॉर्म में होता है, उसका एटॉमिक मास 39.99 भी होता है, उसको हम 40 में काउंट करते हैं। ठीक है रोहित, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक वैल्यू सेम होगा, और कौन सी वैल्यू सेम होगी,
वो है एटॉमिक मास, वो है सिर्फ एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। इसके अलावा कोई वैल्यू सेम नहीं निकलेगी। और वहां पर सिर्फ एक वैल्यू अलग थी आइसोटॉप में, किसकी? जल्दी बताओ किसकी? न्यूट्रॉन की। बाकी सब सेम था। तो ये आइसोबार, आइसोबार क्या होंगे? जिनका एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। अब एक और सुन लो लास्ट, आइसोटोन्स। हाँ, इसके बाद आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बस 1.25 घंटे बहुत पढ़ा दिया। आज हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होने वाला है। देखो नेक्स्ट आप लिखेंगे आइसोटोन। आइसोटोन्स, ये टर्म भी बहुत बार एग्जाम में आता है। व्हाट इज आइसोटोन? आइसोटोन क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट के सेम एटम जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिख लो, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। कैसे मैम? जैसे देखो, नाइट्रोजन 715 एंड ऑक्सीजन 818 एंड ऑक्सीजन 18 नहीं होगा यहां पर, आइसोटोन की बात करना, 16 को लेंगे। 16 ऑक्सीजन इस फॉर्म में भी रह सकता है और यहां पर 18 की फॉर्म में भी रह सकता है। वो आगे वैलेंसी निकलती है, वो -2 की फॉर्म में भी रहता है, ऑक्सीजन O की फॉर्म में भी रहता है, वो आगे बताएंगे। आप तो सिर्फ एग्जांपल लिखो यहां पर। जब हम यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, नाइट्रोजन 715, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ तो कितना निकलेगा बच्चा? यहां पर 8। और यहां पर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो भी कितना निकलेगा? 8। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो रही है। ये क्या कहलाते हैं? आइसोटोन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आइसोटोन। ठीक है, देखो एक बार फिर सुन लो। जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो या जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, आइसोटोप। अब नेक्स्ट इसका जस्ट ऑपोजिट, जिनका एटॉमिक नंबर ही अलग अलग हो और एटॉमिक मास ऊपर वाला A वाला वैल्यू सेम हो, आइसोबार, संभारिक। जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या ही अलग अलग हो जाए, वो आइसोटोन कहलाते हैं। ये तीनों परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, तीनों परिभाषा आपको याद रखनी है। ओके, तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है यहां से। यस सुजीत, आपका नाम पढ़ रही हूं मैं स्क्रीन पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है आपका। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ PDF डलवा दूंगी मैं इसके, आप नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हम साइंस स्पेशल 8 में हम कल से आइसो इलेक्ट्रॉन, बताया था मैंने, आइसो इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जिसमें। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। नहीं, आइसोटोन में एलिमेंट अलग अलग होगा। देख बच्चा, यहाँ नाइट्रोजन लिया है मैम ने, यहाँ ऑक्सीजन लिया है, एलिमेंट अलग अलग होगा नहीं? ठीक है, अलग अलग होगा। तुषार, उसका माइक माउस कहाँ है? नहीं, बंद हो गई है? नहीं, बंद तो होगी पर माउस नहीं है उसमें। कहाँ कहाँ से करती माउस?